हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज के लेक्चर में मैं बातचीत करूंगा कि जो अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उनको कैसे हल किया जाए। क्योंकि वर्तमान समय में जो परीक्षा का पैटर्न है वो एकदम से याद करने वाला पैटर्न हो गया है, रटने वाला पैटर्न हो गया है। वन लाइनर सवालों को हम याद करते करते कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, समाचार पत्र ये सब पढ़ना लगभग छोड़ दिया गया है इसको। तो जब भी अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है। उन गद्यांशों के आधार पर कुछ नीचे प्रश्न दिए रहते हैं, उनको हल करना पड़ता है। तो कई बार अभ्यास की कमी की वजह से सही उत्तर 100% नहीं हो पाते हैं, गलत हो जाते हैं। परीक्षा के दौरान लगता है कि जो मैंने उत्तर दिया है वो सही होगा, लेकिन जैसे ही आंसर की आती है तो जवाब गलत हो जाते हैं। तो इसको कैसे हम ठीक करें, क्योंकि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, या फिर इसको बेनिफिट कहा जा सकता है कि पूरा जो जवाब है उसी अपठित गद्यांश के अंदर ही रहता है। बस ज़रूरत है उसको कैसे सही करें, तो उसी पर मैं चर्चा करूंगा। आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश। तो अपठित मतलब कि जिसको आपने पढ़ा ही नहीं होगा, वैसे ही आपको अंश आएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। अमूमन हम देखते हैं कि दो तरीके की बातें होती हैं। एक होता है पठित गद्यांश, जब हम कभी जूनियर कक्षाओं में पढ़ा करते थे, या फिर 10th 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं खासतौर से लिटरेचर से संबंधित बच्चों को कहानी से या फिर निबंध से या फिर पद्य खंड से एक व्याख्या करने के लिए पहले पेपर में आता था, अब भी आता है। उसको व्याख्या करते समय ये बताना पड़ता था कि ये किस कवि की है और किस प्रसंग में ये बात कही गई है, और फिर व्याख्या की जाती थी। तो क्या है, पठित हो गया। लेकिन अपठित में क्या है, अपठित के अंतर्गत हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सूचना पर, प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ पैराग्राफ पूछे जाते हैं और उन्हीं पैराग्राफों के आधार पर हमें उत्तर देना पड़ता है। तो ख़ास तौर पर जो बच्चे पठित और पाठ्यक्रम से अलग थोड़ा सा हट कर पढ़ाई करते हैं, उनको अपठित गद्यांश जैसे प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत उनको होती है जो कि समाचार पेपर बहुत कम पढ़ते हैं, या फिर जीएस कम पढ़ते हैं, या फिर कहानी, उपन्यास, नाटक इनको भी उन्होंने बहुत कम पढ़ा है। बस वो कवियों, रचनाओं इन सबको केवल रटने का काम करते रह गए, तो उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब इस तरीके के सवाल पूछे क्यों जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि कोशिश रहती है कि जो भी कैंडिडेट है या फिर प्रतियोगी छात्र है, उसकी मानसिक चेतना को, उसके सोचने समझने की क्षमता को और फिर धैर्य को चेक करने के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि अगर किसी को 4 लाइन पढ़ने के लिए दे दिया जाए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएँ तो कैसे कोई इसको हैंडल करे। तो उसी चीज़ को आज मैं बातचीत करूंगा कि कैसे हैंडल किया जाए। तो जब भी आपको अपठित गद्यांश मिले तो उसको 2 से 3 बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम उसको पढ़ते हैं और प्रश्न को हल करने की कोशिश कर देते हैं, और कई बार क्या होता है परीक्षाओं में सबसे आखिरी में उसको रखते हैं कि पहले दूसरे प्रश्नों को हल कर लेंगे, फिर बाद में उसको पढ़ कर ही तो उसका उत्तर देना है। इसी कोशिश में हम रहते हैं कि बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जैसे ही पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो कि सिर के ऊपर से चले जाते हैं, उनका अर्थ ही नहीं पता चलता है। ठीक है, और जितने भी पैराग्राफ होते हैं, मुझे लगता है खासतौर से अगर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अगर पैराग्राफ आ गया या फिर विज्ञान से संबंधित पैराग्राफ अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो इसकी शब्दावली होती है काफ़ी कठिन होती है। उसके लिए जो हिंदी लिटरेचर का महारथी भी होता है वो भी लगता है कि कुछ शब्दों का अर्थ उसे नहीं पता चलता है। ठीक, तो 3-4 लाइन को कितना आराम से आपको पढ़ना है, उसके मीनिंग को भी ठीक से जानना है, उसका जो मूल भाव है, उसकी जो विषय वस्तु है उसको भी ध्यान में रखना है, और शीर्षक को भी ध्यान में रखना है कि किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। और उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं या फिर वाक्य हैं उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से संबंधित नीचे के प्रश्न दिए रहते हैं। नीचे में जो प्रश्न दिए रहते हैं पैराग्राफ पर आधारित ही रहते हैं,
तो कई बार किसी शब्द का अर्थ पूछ लेगा कि जो फला शब्द दिया गया इसका अर्थ क्या होगा, या फिर वाक्य दे दिया रहेगा, हो सकता है कि वाक्य मुहावरों में हो, लोकोक्तियाँ हो, तो उसका अर्थ पूछ लेता है। कई बार पूछ लेता है कि इसका शीर्षक क्या होगा, या फिर मूल विषय वस्तु किस पर बात की जा रही है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल करने के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना अभ्यास के आप 100% सवाल सही नहीं कर पाएंगे। तो इसी क्रम में मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ वीडियो लेक्चर आपको अभ्यास पर आधारित रहें, जिससे कि अपठित गद्यांश और पद्यांश को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, अपठित गद्यांश को कैसे हल करें इस पर हम चर्चा करेंगे, और एक अपठित गद्यांश आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और देखते हैं कि उस गद्यांश को कैसे पढ़ा जाए और मेन पॉइंट्स को कैसे रेखांकित करके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो गद्यांश है, यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता और प्राबल्य है। यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से नहीं उत्पन्न हुई, बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्योग ही इस दृष्टि के परिणाम है। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है। निष्ठुर होकर सत्य खोजने की व्याकुलता है, और इस खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को बुद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती, उसे वह त्रिकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा, और जो बातें बुद्धि से सही दिखाई देती हैं उनकी वह खुली घोषणा करेगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध पड़ती हों, नैतिकता के खिलाफ जारी हों, अथवा उनसे मानवता का चिरपोषित विश्वास खंड खंड हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ दिया गया है यूरोप और अमेरिका के संदर्भ में, और जो मेन पॉइंट्स थे उनको हमने रेखांकित किया है। ठीक है, वैसे जब तक पैराग्राफ समझ में ना आए तो 2 से 3 बार इसका अध्ययन करना चाहिए, और फिर जो मूल भाव है उसको अपने दिमाग में रखकर प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो खासतौर से यूरोप और अमेरिका की आधुनिकतावादी दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि पर चर्चा की गई है। ठीक है, और जो प्रश्न हम देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न इसमें है कि वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है जब वे उसकी दृष्टि से सही हों, जब वे मानवता की विरोधी हों, जब वे समाज के मूल्यांकन के संरक्षक हों, जब वे समाज के मूल्यों के संरक्षक हों, जब वे उसकी दृष्टि से गलत हों। तो हमने पैराग्राफ को रीड किया, और इन चारों विकल्पों में जो सब सही जवाब है कि जब वे उसकी दृष्टि से गलत हों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इस गद्यांश के आधार पर कि आधुनिक के प्रति मन की प्रतिक्रिया, तथ्यों के प्रति हृदय की अनुभूति, तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष, तथ्यों के प्रति लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही जवाब है वह है तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष। ठीक है, क्योंकि इसमें जब ऑप्शन में आप जाएंगे तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टि और बुद्धि पर ज़्यादा जोर दिया गया है इस पैराग्राफ में। तो जब हम कोई चीज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं तो परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित रहता है कोई चीज़। ठीक है, उसमें न कोई हृदय की अनुभूति काम करती है, न मन की प्रतिक्रिया काम करती है, न लोगों की प्रतिक्रिया काम करती है, बल्कि उसमें क्या है, वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं वो परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब था वो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण है। तो ऑप्शन दिया है उद्योग और टेक्नोलॉजी का जन्म, औद्योगिक वस्तुओं का उपयोग, भौतिक दृष्टि का त्याग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। ठीक है, तो जिसका सही जवाब है डी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता।
ऊपर में ही दिया हुआ है। ठीक है, एक बार पैराग्राफ के पास चलते हैं। दिया है कि यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता और प्रबलता है। यहाँ पर प्राबल्य लिखा है लेकिन ऑप्शन में प्रबलता लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका सही जवाब क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि टेक्नोलॉजी संबंध है। ऑप्शन दिया गया है कार्य और कारण का, कारण और कार्य का, आधार और अधिरचना का, जनक और जन्य का। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है कार्य और कारण का संबंध। वैसे भी साइंस में आप देखेंगे कार्य और कारण का संबंध रहता है, तो इस हिसाब से सही जवाब हो जाएगा कार्य और कारण, ए। अगला प्रश्न है उस पैराग्राफ के आधार पर ही कि यूरोप और अमेरिका किस संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, धर्म आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऑप्शन दिया गया है दार्शनिक सत्य की खोज के संदर्भ में, वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में, सामाजिक यथार्थ के अनुसंधान के संदर्भ में, साहित्यिक अनुसंधान के संदर्भ में। तो सही जवाब इसका वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो पैराग्राफ में बात की गई है ज़्यादातर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर ही चर्चा की गई है। तो हमने प्रश्नों को हल किया पैराग्राफ के आधार पर। ठीक है, एक बार पैराग्राफ में और पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में प्रश्न भी आ जाए और पैराग्राफ में जो भी इससे संबंधित प्रश्न थे उनके उत्तर भी समझ में आ जाए। यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता और प्राबल्य है। यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से नहीं उत्पन्न हुई बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्योग ही इसके परिणाम है। जो शब्द हैं वो मिल रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि है निष्ठुर होकर सत्य को खोजने की व्याकुलता और इस खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को बुद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है कि अपने चिंतन में वह निर्मम होता है और निष्ठुर और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती उसे वह त्रिकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा और जो बातें बुद्धि से ही सही दिखाई देती हैं उनकी वह खुली घोषणा करेगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध पड़ती हों, नैतिकता के खिलाफ जारी हों अथवा उनसे मानवता का चिर पोषित विश्वास खंड खंड हो जाता हो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं कि एक ज्ञान भी दे रहा है यूरोप और अमेरिका के संदर्भ में, वहाँ की वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, वहाँ की उद्योग और टेक्नोलॉजी के बारे में, वहाँ के लोगों के सोचने समझने के बारे में। ये पैराग्राफ एक तरीके से हमें ज्ञान दे रहा है और उस पर आधारित प्रश्नों को हमने हल किया और इसके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो एक बार आप सभी को और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट्स कर बताइए कि ये गद्यांश आप सभी को समझ में आया कि नहीं, उस पर आधारित प्रश्नों को हमने हल किया वो भी समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और क्योंकि ये प्रैक्टिस के थ्रू ही ज़्यादा सही रहेगा, तुम देखते हैं कुछ और प्रैक्टिस लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।